वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स चैनल एंड एडवांस फिजिक्स चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था रिसर्च के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च प्रपोजल के बारे में। क्या हमें ये भी पता चले कि हम एक रिसर्च करना चाहते हैं, इसका माने और डिफिनीशन के बारे में तो हमने काफ़ी इल्म हासिल कर चुका है और हमें पता है कि रिसर्च के माने क्या है, डिफिनीशन। ठीक है, आइए आप देखते हैं कि जब हम रिसर्च करते हैं तो इससे पहले हमें क्या करना चाहिए, रिसर्च को किस तरीके से कर सकते हैं, रिसर्च की क्या मेथडोलॉजी है। ठीक है, और इसके पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में है। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर है। तो सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल होता है। रिसर्च प्रपोजल की जो डिफिनीशन है वो हमारे पास ये है, रिसर्च प्रपोजल इज अ कॉन्साइज कोहेरेंट एंड कम्पैक्ट समरी ऑफ प्रपोजल रिसर्च। जो हम रिसर्च प्रपोजल की जो डिफिनीशन हमने बताई वो ये है कि रिसर्च प्रपोजल जो है वो हमारे पास कॉन्साइज मतलब मुख्तसर, और कोहेरेंट का मतलब है यूनिफॉर्म, और जो हमारे पास है कंपैक्ट समरी का मतलब है कि ब्रीफ। ठीक है, प्रपोजल रिसर्च के। ठीक है, तो अब हम रिसर्च प्रपोजल इज आल्सो नोन एज वर्क प्लान दैट टेल अस। रिसर्च प्रपोजल को हम वर्क प्लान काम या, ठीक है, तो रिसर्च प्रपोजल हमारे पास ये है कि एक वर्क प्लान है, उसको हम ये कहते हैं। इसमें हम ये बताते हैं कि व्हाट विल बी डन, का हमें क्या करना है। ठीक है, व्हाई इट विल बी डन। ठीक है, और ये जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हाउ इट विल बी डन, और ये कैसे हम करेंगे। ठीक है, अपने रिसर्च के अंदर वेयर इट विल बी डन, ये कहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, और कहाँ पे ये मुकम्मल होगा। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस, ये जो मैं कुछ कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, अब इसके करने से क्या फायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ की इंग्रेडिएंट्स रिसर्च प्रपोजल मैंने लिखी है, वो ये है कि सबसे पहले इसमें है टाइटल है। ठीक है, इनवान है। ठीक है, इंट्रोडक्शन तारुफ है, लिटरेचर रिव्यू जो, ठीक है, जो लिटरेचर उसके रिव्यू होते हैं, मेथडोलॉजी है, रेफरेंसेस है, एंड अपेंडिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइटल के बारे में बताते हैं कि टाइटल क्या है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट फोकस पार्ट ऑफ आवर स्टडी, ये फर्स्ट और फोकस पार्ट ऑफ आवर स्टडी है। अ टाइटल मस्ट बी, अ टाइटल हमारे पास क्या होगा, जो हम बता रहे हैं कि ये क्लियर होगा, ब्रीफ होगा, नॉट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 15 to 20 वर्ड से ज्यादा नहीं होगा, और इंटरेस्टिंग टू द रीडर, के ये इंटरेस्टिंग होगा कि रीडर जो इसमें इंटरेस्ट ले। ठीक है, इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल इज इंट्रोडक्शन, के जो सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इंट्रोडक्शन है। द इंट्रोडक्शन मस्ट गिव एन ओवरव्यू ऑफ, इंट्रोडक्शन हमें क्या देता है, वो एक ओवरव्यू हमें देता है द रिसर्च प्रोजेक्ट और स्टडी, जो हम रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं या जो है स्टडी इसके करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट या स्टडी, कि जो हम बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट करते हैं रिसर्च की बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, या जो हम स्टडी करते हैं इसके बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, focus briefly on the major issue of its knowledge domain and clarifying why these issue are worthy of attention, क्योंकि ये जो इशू आ रहे हैं। ठीक है, कि ये जो इशू है हमारे पास, कि ये सबसे पहले हम इसकी तरफ अटेंशन करेंगे, इसकी तरफ हम देखेंगे। ठीक है, कि ये वर्थली आप अटेंशन, क्योंकि ये इशू जो है इसके काबिल बनाना है कि इसकी तरफ थोड़ा हम अटेंशन करें। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखता है द इंट्रोडक्शन शुड, यहाँ पे सॉरी, द इंट्रोडक्शन जो हमारे पास है शुड एंड्योर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि जो एंड्योर का माना है कोशिश करना, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग से हम स्टार्ट करते हैं। कैच द रीडर्स इंटरेस्ट, के रीडर्स का जो इंटरेस्ट है इसको हम कैच करेंगे। ठीक है, कि वो इसकी तरफ क्या होगा, वो इसकी दिलचस्पी ले, वो इसमें दिलचस्पी ले और इसको अच्छी तरीके से रीड करे। एंड शुड बी रिटन इन अ स्टाइल दैट कैन बी अंडरस्टूड, और इस तरीके से लिखना कि ये इजीली अंडरस्टैंड कर सके बाय एनी रीडर दे विद अ जनरल साइंस। ठीक है, बैकग्राउंड विद जनरल साइंस बैकग्राउंड के साथ वो इसको क्या करे, रीड करे। इट शुड साइट ऑल रिलेवेंट रेफरेंस पर्टेनिंग टू दी
major issue describe and it should close with a brief description। हम यहाँ पे ये करेंगे कि साइड जो हम इसके ऑल रिलेवेंट रेफरेंसेस इसके हवाला देंगे। परटेनिंग का मतलब मुतालिका, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब का मतलब है बयान करना, और डिस्क्रिप्शन जो है तफसील के साथ, ठीक है। इसमें सबसे पहले पॉइंट है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। बैकग्राउंड ऑफ स्टडी की तरफ हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, रिसर्च गैप की हम इसमें कुछ बातें करेंगे, उसको देखते हैं। रिसर्च क्वेश्चन होते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी होता है, ठीक है। डिफिनीशन ऑफ द स्टडी वेरिएबल, जो हम इसमें स्टडी वेरिएबल को यूज करते हैं तो इसकी जो डिफिनीशन होता है वो इसमें हम क्या करते हैं उसको उसको भी स्टडी वेरिएबल यूज करते हैं, उसकी भी डिफिनेशन लाजिमी है। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी हेल्प्स रीडर, ये जो बैकग्राउंड ऑफ स्टडी ये रीडर इसकी हेल्प का मतलब इसको रीड करने में हेल्प देता है। अंडरस्टैंड द रिसर्च प्रॉब्लम एंड रिसेंट डिबेट्स अबाउट इट, के जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करना, और जो रिसेंट डिबेट्स मतलब जो इसमें इस पे बहस मुबाहिसा करना अबाउट इट, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ स्टडिंग पार्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम, इसमें इंपॉर्टेंट स्टडिंग करने पार्टिकुलर रिसर्च जो प्रॉब्लम होते हैं वो, ठीक है। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम या रिसर्च गैप, हम इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम या रिसर्च गैप के बारे में बताएंगे, ठीक है। अ प्रॉब्लम माइट बी डिफाइंड एज द इशू दैट एग्जिस्ट इन द लिटरेचर। अ प्रॉब्लम, ठीक है, माइट बी डिफाइंड, हम इसको डिफाइन करें द इशू दैट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट होता है इन द लिटरेचर या लिटरेचर में, थ्योरी में, या प्रैक्टिस दैट लीड टू नीड फॉर द स्टडी, ठीक है, जो कि स्टडी इसके लिए स्टडी क्या करना है, टू लीड्स टू नीड फॉर द स्टडी, क्योंकि इसको स्टडी करना जो है इसके लिए क्या है, इसके जरूरत है, ठीक है। हम उसको इस साइड पे लेके जाए कि वो उसकी जो स्टडी है वो इजीली हो जाए, ठीक है। वाइल राइटिंग दिस स्टेप, हम ये स्टेप लिखने के बाद या इस स्टेप को लिखने के दौरान या लिखेंगे, गिव अ शॉर्ट समरी ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। हम शॉर्ट समरी ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम दैट यू हैव आइडेंटिफाइड, क्योंकि इसकी पहचान हो चुकी है, या यू हैव आइडेंटिफाइड, जो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। वाई एम आई डूइंग रिसर्च, मैं रिसर्च क्यों करूंगा, ठीक है। व्हाट एम आई इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट, मैं किस चीज में इंटरेस्ट हो जो उसको मालूम करना चाहता हूँ। व्हाट डू माई कोलीग्स ट्विटर से अबाउट दिस एरा, ये जो एरिया है कि हमारे कुलीग्स या जो ट्यूटर होते हैं वो उसके बारे में क्या राय है इसके, ठीक है, उसके मुतालिक क्या कहेंगे। व्हाट डू एक्सपर्ट से अबाउट माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मैं जिस एरिया में इंटरेस्ट या रिसर्च गैप में इंटरेस्ट ले रहा हूँ तो क्या एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहेंगे, ठीक है। फिर होता है रिसर्च क्वेश्चंस, फिर इसमें होता है कि रिसर्च क्वेश्चन होता है, रिसर्च क्वेश्चन पोजेस relationship between two or more variables but praises the relationship as a question, ठीक है। Karlinger 1979 and second name is Kortahol 1988, ठीक है। It's very typical name, I don't significance of the study, अहमियत क्या है हमारी स्टडी की, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ द प्रपोजल जस्टिफाइज दैट हाउ द प्रपोज रिसर्च विल कंट्रीब्यूट इन, ठीक है, कि ये पार्ट जो है ये जस्टिफाई करेगा कि ये जो प्रपोज्ड रिसर्च है ये क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो है इम्प्रूविंग और एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज इन द एरिया अंडर रिसर्च, कि इम्प्रूव करना, एक्सटेंड करना, ठीक है, जो एरिया अंडर रिसर्च के अंदर जो एरिया है अंडर वह किस तरह हम एक्सटेंड करते हैं या इम्प्रूव करते हैं। हाउ द इंटेंडेड रिजल्ट विल अफेक्ट द थ्योरी प्रैक्टिस पॉलिसी एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, कि जो थ्योरी या जो प्रैक्टिस ये पॉलिसी है या पॉलिसी ये किस तरह, ठीक है, इसको जो रिजल्ट है इस पे किस तरह इसको इस पे असरअंदाज होंगे, ठीक है। नंबर 5 इसमें है रिसर्च ऑब्जेक्टिव,
रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो इन दिस सेक्शन वी हैव राइट आवर बेसिक एम्स एंड गोल्स ऑफ द रिसर्च। इस में हम क्या लिखेंगे, ठीक है, रिसर्च क्योंकि एम अपने लिखेंगे, गोल्स लिखेंगे इस सेक्शन में बेसिक, ठीक है, जो हम रिसर्च में करना चाहते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव शुड बी, रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो रिलेवेंट टू द रिसर्च होगा, और फिर होगा स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल होगा, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड होगा, ठीक है। इसमें जो छठे नंबर पे है डिफिनेशंस ऑफ द स्टडी वेरिएबल, कि हम डिफिनेशन ऑफ स्टडी वेरिएबल कैसे, इन दिस सेक्शन वी डिफाइन आवर वेरिएबल विद रेफरेंस। हम अपने वेरिएबल्स को जितने वेरिएबल हमने यूज किए इसको रेफरेंस के साथ क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। दीज वेरिएबल इंक्लूड, ये वेरिएबल जो है वो इंक्लूड होते हैं कुछ मतलब, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास है इंडिपेंडेंट, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। और दूसरा इसमें हमारे पास जो है वो क्या है, वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो डिपेंडेंट का मतलब ये है कि ये किसी वेरिएबल या किसी चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आगे आता है मीडिएटर। तो मीडिएटर हमारे पास ये होता है कि ये मतलब एज दलाइल हम इसको पेश करते हैं, ठीक है। और मॉडरेटर जो चौथे नंबर पे है वो क्या है, वो हमारे पास है एवरेज अमाउंट, ठीक है, मतलब एवरेज होता है इसमें, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में हम डिस्कस करेंगे द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर प्रोवाइड्स द बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट फॉर द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, ये बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है हमें कॉन्टेक्स्ट और रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। नंबर फर्स्ट इसमें है अकॉर्डिंग टू द ओलरी 2004 रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प्स टू जनरेट्स आइडिया, हमें आइडिया को जनरेट करना फ्रॉम appropriate क्वेश्चन के साथ एंड फैसिलिटेट प्रोसेस ऑफ रिसर्च डिजाइनिंग। रिसर्च डिजाइनिंग के जो फैसिलिटेट प्रोसेस है उसको क्या करते हैं, ठीक है। वी डेवलप आवर हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर रिव्यू, हम अपने हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। इसमें थर्ड नंबर पे है रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि अब हम रिसर्च को किस तरह करेंगे, इसकी मेथोडोलॉजी हम बताएंगे। रिसर्च डिजाइन, पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग, स्केल एंड मेजर्स, डेटा एनालिसिस हम किस तरह करेंगे, ये सबसे पहले इसमें जो है रिसर्च डिजाइन है। रिसर्च डिजाइन में हम ये करेंगे द रिसर्च डिजाइन रिफर टू द ओवरऑल स्ट्रेटेजी, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास है ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है स्ट्रेटेजी, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेटेजी दैट यू चूज टू इंटीग्रेट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द स्टडी इन द कोहेरेंट एंड लॉजिकल वे, ठीक है, कि यहाँ पे जो है हमारे पास है कि हम डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द स्टडी जो है उसको हम इकट्ठा करेंगे, चूज टू इंटीग्रेट, इसको जो मतलब पहले चूज करना, पेरेंट मतलब एक छोटे छोटे हिस्सों में, ठीक है, इंटीग्रेट मतलब, ठीक है, इकट्ठा करना कोहेरेंट और लॉजिकल वे में, ठीक है। इसमें जो है इस 3.1 के जो एक हिस्सा इसमें टाइप्स ऑफ द स्टडी इसमें आते हैं कि हमने क्या टाइप्स लेने, क्वालिटेटिव स्टडी या क्वांटिटेटिव, ठीक है। फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पे है स्टडी सेटिंग, कि हम स्टडी सेटिंग किस तरह करते हैं। और तीसरे नंबर पे टाइम हॉरिजन, कि हमने टोटल एस्टिमेटेड टाइम पीरियड फॉर होल वर्क जो है वो कितना रखना है, ठीक है। नंबर चौथे नंबर यूनिट ऑफ एनालिसिस, कि हम कौन से यूनिट को यूज करते हैं। योर यूनिट ऑफ एनालिसिस कुड बी एन इंडिविजुअल स्टूडेंट और ग्रुप और इवन और एंटायर। यूनिट ऑफ एनालिसिस का मतलब ये है कि मतलब हम इसमें मतलब एक स्टूडेंट करना चाहते हैं या ग्रुप करना चाहते हैं या एवर एंटायर मतलब बहुत बड़ा ग्रुप, ठीक है। इसमें जो है दूसरे नंबर पे है 3.2 पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग, ठीक है।
इसमें सबसे पहले जो पॉपुलेशन सैम्पलिंग में है, पॉपुलेशन इज अ सेट ऑफ सिमिलर टाइम्स और इवेंट्स व्हिच इज ऑफ इंटरेस्ट फॉर सम क्वेश्चन एंड एक्सपेरिमेंट। पॉपुलेशन सेट ऑफ सिमिलर एटम्स है हमारे पास, या इवेंट्स है जिसमें हम इंटरेस्ट फॉर सम क्वेश्चन एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्टूडेंट्स विद फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ये तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा था लेकिन अब पूरे में नहीं है तो इसलिए हम इसको रिमूव करते हैं। जिस तरह हम फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट फिजिक्स में रिसर्च करना चाहते हैं, कोई केमिस्ट्री में, तो वो अपने उस पे एक एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दैट दे कैन बी हियर एक्सप्लेन द एग्जांपल। फिर इसमें दूसरे नंबर पे है सैम्पलिंग टेक्निक, कि हमने सैम्पलिंग टेक्निक को किस तरह लेना है, रैंडम लेना है या नॉन रैंडम है, ठीक है। फिर सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग हमारे इज अ प्रोसेस यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन व्हिच अ predetermined number of observations are taken from a large population, ठीक है। यहाँ पे ये बात करना चाहते हैं कि जो हमारे पास है सैम्पलिंग प्रोसेस है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जिसमें हम जो है बता रहे हैं यहाँ पे जो पहले प्री डिटरमाइंड का मतलब है पहले से थोड़ा शुद्ध, ठीक है, पहले से थोड़ा शुद्ध। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर टेकन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। हमने ऐसा करना है, सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अब हमने पहले से जो शुद्ध नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे फ्रॉम अ लार्ज नंबर जो पॉपुलेशन, इससे हमने क्या करना है, यूज करना है। स्केल एंड मेजर, मतलब स्केल एंड मेजर में हम सबसे पहले यहाँ पे बताने वाले हैं नॉमिनल स्केल, इसमें आता है, ठीक है। नॉमिनल स्केल हमारे पास जो होता है वो स्केल होता है जो अदर स्केल, मतलब पोर लेवल ऑफ मेजरमेंट यूजेस, जिसमें टैग्स या लेबल्स होते हैं, वो इसको विद रैंक उसको हम एसोसिएट करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंशिएट करते हैं एटम्स बेस ऑन द कैटेगरी दे बिलोंग टू, के किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे है ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का ये स्टैटिस्टिकल डेटा में ये एक किस्म है जिसमें हम वेरिएबल को जो है वो ऑर्डर या रैंक में लेते हैं, या बट विदाउट डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैटेगरीज। जो डिग्री ऑफ कैटेगरीज में है वो इसके जो डिफरेंस है इससे विदाउट लेंगे, ठीक है। फिर इसमें इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट आता है। तो इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट इज अ टाइप ऑफ मेट्रिक स्केल या रिफ्लेक्ट्स क्वांटिटेटिव वैल्यू है, ठीक है। इसमें ये टर्म ऑफ लेवल है जो हमारे पास जो मेजरमेंट के, ये इंटरवल स्केल जो है वो लोकेटेड होता है जो एबव नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल के, ठीक है। फिर इसमें आता है रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट जो इसमें है कि रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट ये रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शनल रेशो ऑफ लीनियर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू द सेम पिक्चर ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है। कि ये हमारे पास क्या करता है, प्रोपोर्शनल रेशो ऑफ लीनियर डायमेंशन ऑफ मॉडल टू द सेम ऑफ फीचर ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है। फिर इसमें आते हैं 3.4 में डेटा एनालिसिस प्रोसीजर, ठीक है। तो इसमें हाउ वी विल एनालाइज आवर डेटा, कि हम किस तरह अपने डेटा को एनालाइज करते हैं, विच सॉफ्टवेयर वी यूज फॉर दिस प्रोसेस, के इस प्रोसेस के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। सबसे पहले नॉर्मली वी एनालाइज करते हैं या आउटलेयर एनालाइज एंड मिसिंग वैल्यू, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, एक है रियलेबिलिटी एनालिसिस, एक है वन वे ANOVA अनोवा, ठीक है। और इसमें है कोरिलेशन एनालिसिस। ये हमारे पास क्या है, ये इट्स वेरी सिंपल हाउ वी विल एनालाइज, कि किस तरह हम अपने जो डेटा इसको एनालाइज करते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर से, तो ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। पर रेफरेंसेस किस तरह देते हैं, या रेफरेंसेस क्या होते हैं? रेफरेंसेस आर फैक्चुअल मटेरियल दैट इज नॉट ओरिजिनल विद यू। जो मटेरियल होता है जो हमारे अपने हमने नहीं लिखे हैं, अपने नहीं होते, मस्ट बी अकम्पाइंड बाय अ रेफरेंस टू इट्स सोर्स। इसको हमने क्या करना है,
जो इसका सोर्स होता है ना, इसके सोर्स से हमने क्या करना है, उसका सोर्स इसके सामने लिखना है, या मतलब उसका सोर्स का मतलब वजाहत करना है कि यहाँ से हमने ली है। ज्यादातर रेफरेंसेस हम एपीए स्टाइल में देते हैं। एपीए का मतलब है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 2001, ठीक है, पब्लिकेशन मैनुअल ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, फोर्थ एडिशन, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल इस तरह हम अतर लिखेंगे, ये इसका जो लिखने का अंदाज है, ठीक है, आर्मस्ट्रांग और फिर कामा और फिर ये जो पूरा आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है, ये इस मेथड से हम लिखते हैं अतर को, ठीक है। फिर ये नीचे आपको ये दूसरा भी एक एग्जांपल मैंने लिखा था, ठीक है, ये जो एग्जांपल आपको सामने है, ठीक है। फिर अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स में हमारे पास जो है एक क्वेश्चनेयर होता है, और जो हमने क्वेश्चनेयर को यूज किया है उसको लिखना है, या जो टेबल्स हमने बनाए हैं उसको हमने क्या करना है, उसको लिखना है, ठीक है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर था, थोड़ा काफी लंबी लेक्चर है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने जो है सारा लेक्चर देखना है। और फिर अगर आप लोगों को फिर भी कोई इशू हो तो आप लोग जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो मसला है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और या हमारे पास अगर ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, एक जो रिलेटेड टॉपिक होता है, या जो मेरा चैनल है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, एडवांस फिजिक्स, मतलब इसमें भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो कोई मसला नहीं होगा, जो इशू होगा वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।